नमस्कार, नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम राज्यपालों या किसी एक उपराज्यपाल के बारे में चर्चा करेंगे। राज्यपालों के बारे में इसलिए चर्चा करना ज़रूरी है क्योंकि संविधान में जिस रूप में राज्यपाल के पद की संकल्पना की गई थी, कई बार ऐसा लगता है कि केंद्र के द्वारा नियुक्त किए गए राज्यपाल असल में केंद्र के मनमाफ़िक काम करने वाले व्यक्ति के रूप में तब्दील हो जाते हैं। और जो तमिलनाडु में एन रवि कुमार ने सेंथिल बालाजी जो कि एक मंत्री थे और जिन्हें सीबीआई या ईडी ने जेल में डाला, उन्हें बर्खास्त किया हुआ एक ताज़ा मामला है। और भी कई ऐसे पहलू हैं जो इस तरह के मसलों से जुड़े हुए हैं और इन पहलुओं पर हमसे बातचीत करने के लिए आज प्रोफेसर अभय कुमार दुबे हमारे साथ हैं। अभय सर नमस्कार। नमस्कार। पहला प्रश्न मैं इस संदर्भ में करना चाहता हूँ, जो सेंथिल बालाजी को जो बर्खास्त किया और उसके बाद फिर 5 घंटे बाद गृह मंत्रालय के निर्देश पर फिर से वो बर्खास्ती वापस ले ली गई। तो इस तरह का जो घटनाक्रम है और जो राज्यपालों का व्यवहार है, उसको आप किस संदर्भ में देखते हैं? किस रूप में देखते हैं आप उसे? कमल, मैं तो बहुत दिनों से इस तरह की घटना का इंतजार कर रहा था कि ऐसी कोई घटना जरूर होगी। अभी तक हो ये रहा था कि दिल्ली ऐसा राज्य जिसको पूरे राज्य का दर्जा नहीं है, यहाँ पर उपराज्यपाल दावा करते थे कि वही सरकार है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला दे दिया। पौंडीचेरी में भी इसी प्रकार की घटनाएं होती रहती थी। इसलिए हमेशा इस पूरे मामले में आड़ ये ली जाती थी कि ये चुनी हुई सरकार आधे राज्य की सरकार है और ये पूरे राज्य का दावा कर रही है। तो इस प्रकार एक विवाद चलता रहता था दोनों पक्षों की तरफ से। लेकिन तमिलनाडु की घटना ने बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार राज्यपालों का और राजभवनों का किस तरह इस्तेमाल कर रही है। अगर आप इससे कांग्रेस सरकार के शासन की तुलना करें तो आप पाएंगे कि दोनों में थोड़ा फर्क है। कांग्रेस करती क्या थी? कांग्रेस राज्यपाल से गृह मंत्रालय पूरी रिपोर्ट मंगवाता था, और राज्यपाल उसे ये रिपोर्ट लिख के भेजता था कि वहां कानून व्यवस्था की स्थिति गड़बड़ा गई है, इसलिए यहाँ की सरकार को वो भंग कर देना चाहिए संविधान की एक धारा के मुताबिक। तो कांग्रेस, केंद्र में कांग्रेस एक संविधान सम्मत एक तर्क बुनती थी। वो तर्क फर्जी होता था, वो तर्क राजनीतिक मंसूबों से प्रेरित होता था, लेकिन कम से कम वो एक तर्क बुनती थी कि हमने इस तर्क के आधार पर सरकार को बर्खास्त किया। कांग्रेस ने बहुत सी सरकारें इस तरह बर्खास्त की। भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध करती थी। अब जब भाजपा सरकार में है तो भारतीय जनता पार्टी वो तरीका तो नहीं अपनाती है, लेकिन वो हर राज्य में राजभवन को समांतर सत्ता का केंद्र बना देती है। वहां पे बैठा हुआ राज्यपाल अगर मुख्यमंत्री नया सत्र बुलवाना चाहे तो उसके अंदर अड़ंगे लगाता है, फाइलों को रोक लेता है। सब तरह की दिक्कतें पैदा होती हैं। हालत ये होती है, अगर कोई घटना हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, कोई बहुत बड़ा कांड हो जाए, तो इससे पहले कि मुख्यमंत्री वहां जाए, राज्यपाल उसकी जांच करने के लिए चल देता है। राज्यपाल अपने आप को कार्यकारी भूमिका में देखता है, जो कि संविधान ने उसे अधिकार नहीं दिए। वो अपने आप को घोषित मुख्यमंत्री के तौर पर देखने लगता है राज्यपाल, और इस तरीके से राज्य में दो मुख्यमंत्री बन जाते हैं। अगर आप इसी बात को इस रोशनी में देखें कि हमेशा विधानसभा चुनावों में भाजपा की तरफ से दावा किया जाता है कि ये डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए, उसके पीछे सीधी ये धमकी निहित होती है कि अगर हमारी सरकार नहीं जीती तो हम राज्यपाल के जरिए और दूसरे जरियों से आपको काम नहीं करने देंगे, विपक्ष गैर भाजपा सरकार को काम नहीं करने देंगे। तो डबल इंजन की सरकार अपने आप में एक संघवाद विरोधी दावा है। तो अब हो क्या रहा है, जो तमिलनाडु में हुआ है वो भारत में संघवाद की जितनी दुर्गति हो चुकी है उसका सबसे बड़ा नमूना है। दिल्ली में जिस तरीके से अध्यादेश लाया गया है, अब तो आम आदमी पार्टी की सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई है इस अध्यादेश के खिलाफ। जिस तरीके से अध्यादेश लाया गया है वो संघवाद की दुर्गति है। इसी तरीके से आप देखिए कर्नाटक में, जब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जब कर्नाटक की सरकार को सस्ता चावल देने वाला था, क्योंकि वो सरकार को अपने चुनावी वायदे की पूर्ति के लिए उस चावल का वितरण कर सके, उसी वक्त केंद्र सरकार ने एक आदेश दिया कि हम नहीं दे सकते क्योंकि हमने ये स्कीम ही बंद कर दी है। तो ये कर्नाटक की घटना हो, तमिलनाडु की घटना हो, या दिल्ली की घटना हो, या पंजाब की घटना हो, ये एक ही सिक्के के कई पहलू हैं, और वो सिक्का है संघवाद का। दरअसल नरेंद्र मोदी की सरकार ने आकर एक पूरे केंद्र और राज्य का जो संतुलन होता है उस संतुलन को बिल्कुल मजाक बना के रख दिया है। चूंकि आप भाजपा वहां चुनाव नहीं जीत सकती, इसलिए वो वहां की जो गैर भाजपा सरकारें हैं उन सरकारों को नहीं चलने देती है, और उसके लिए वो राज्यपाल के पद और राजभवन है उसका बेजा इस्तेमाल करते हैं।
आप आप कल्पना कीजिए कि एक तमिलनाडु जैसे राज्य का राज्यपाल एक मंत्री को, भले ही वो जेल में हो, उसको मुख्यमंत्री की राय के बिना, मुख्यमंत्री से चर्चा किए बिना, मुख्यमंत्री को बताए बिना अपनी तरफ से बर्खास्त कर देता है, और साथ में उसका जो कामकाज है, मंत्रालय है, वो भी दूसरों को वितरित कर देता है। जब गृह मंत्रालय को ये पता चला कि भाई, तो गृह मंत्रालय सोचा शायद ये भी बहुत ज्यादा हो गया, इसलिए गृह मंत्रालय ने उनसे कहा कि आप रुकिए। तब उन्होंने अपने आप को रोका। उसके बाद से लगातार इस पूरे मसले में लीपापोती हो रही है। आज हिंदुस्तान के तकरीबन हर अखबारों में इस सवाल के ऊपर एक संपादकीय है और सभी ने इसके ऊपर चिंता जाहिर की है। लेकिन केवल चिंता जाहिर करने का सवाल नहीं है, ये विपक्ष की जो एकता हो रही है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, उस एकता का, मैं समझता हूं, उस एकता के मर्म में ये घटना होनी चाहिए। एक चीज़ जो आपने कही कि, और जो सच्चाई भी, एक तथ्य भी है कि तमिलनाडु के राज्यपाल ने, ऐसा लगा कि गृह मंत्रालय से कोई राय-मशवरा भी नहीं किया। तो एक प्रवृत्ति आई है, जो भी व्यक्ति जिस पद पर है, अगर वो सीबीआई का डायरेक्टर है या राज्यपाल है, तो उसको ये लगता है कि वो अपनी तरफ से कुछ ऐसा काम करे जिससे सरकार खुश हो और आगे का रास्ता मुफ़ीद हो। ताकि ये भी एक देखिए, ये कारण है करने का साहस तो राज्यपालों को उन्हें गुस्सा इसीलिए करने का। मिला, ये करने का साहस तो उन्हें इसीलिए मिला क्योंकि न केवल उनको बल्कि सारे देश में जो राज्यपाल हैं, उन राज्यपालों को केंद्र सरकार इसी तरीके से इस्तेमाल कर रही है। इस पूरी प्रक्रिया में वो, जाहिर है कि ऐसा जब जब उन्हें लगातार एक गैर संवैधानिक अधिकार दे दिया गया है और केंद्र उसकी तरफ से आंखें बंद किए बैठे रहता है, तो उसमें कोई राज्यपाल कुछ ज्यादा मुगालते में भी आ सकता है। तो ये मुगालते में रह के उन्होंने ये काम किया। अगर उनको ये काम करने दिया जाता तो स्टालिन ने कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ चले जाएंगे। तो ये जिस तरह ये पूरा जो नजारा बन रहा है, ये पूरा नजारा देश के लोकतंत्र के लिए, संघवाद के लिए, केंद्र राज्य संतुलन के लिए, केंद्र राज्य संबंधों के लिए बहुत नुकसानदेह है। एक चीज़ इसमें ये भी आई है कि चूँकि ख़ासतौर पे पिछले 2 चुनाव जो हुए हैं और उसके पहले जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में थी, तब भी एक व्यक्ति केंद्रित राजनीति हो जाती है। और लोगों को ये लगता है कि अच्छा, विधानसभा चुनाव तो आप जीत लेंगे स्थानीय मुद्दों पर, और लोकसभा चुनाव में तो एक नेता होगा, उसी के आधार पर आप चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। तो ये भी एक कारण है जिसके चलते जो संघवाद से जुड़े मसले हैं, वो काफ़ी हाशिए पर चले गए हैं। देखिए, आपकी बात मोटे तौर पर सही है, लेकिन मसला केवल यहीं तक नहीं है। मसला ये है कि अब जैसे तमिलनाडु है, तमिलनाडु में तो भारतीय जनता पार्टी की कोई राजनीति कुछ है नहीं। उनके लिए तो कुछ भी जीतना तमिलनाडु में बहुत मुश्किल है। केरल में कुछ भी जीतना बहुत मुश्किल है। अभी कर्नाटक में बहुत बुरी तरह चुनाव हार गए। नरेंद्र मोदी ने अपने आप को दांव पे लगाया और तरह-तरह से कहा कि मेरा इतना अपमान किया जा रहा है। कर्नाटक की जनता ने उसकी कोई परवाह नहीं की। अभी तेलंगाना में चुनाव होने वाला है, वहां पे और साबित हो जाएगा। व्यवहारिक स्थिति ये है कि नरेंद्र मोदी की बात दक्षिण भारत नहीं सुनता है। नरेंद्र मोदी को दक्षिण भारत नेता नहीं मानता। नरेंद्र मोदी मुख्य तौर पर उत्तर भारत के, पश्चिमी भारत के, मध्य भारत के और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ इलाकों के, असम वगैरह के नेता हैं। वहां उनकी बात सुनी जाती है और भाजपा का जो कैचमेंट एरिया है, यानी भाजपा का जो प्रभाव क्षेत्र है, वो यही क्षेत्र है। दक्षिण भारत भाजपा के प्रभाव क्षेत्र में नहीं आता। कर्नाटक में आंशिक रूप से उनका मामला रहा है कि वो लिंगायत उनके पक्ष में हो गए थे। इस बार वो लिंगायत भी उनका साथ छोड़ के वहां से भाजपा का साथ छोड़ के कांग्रेस के साथ चले गए। तो मैं कहना ही चाहता हूं कि जो रंग रुतबा इंदिरा गांधी का हुआ करता था, इंदिरा गांधी पूरे देश की नेता थी। जब उत्तर भारत उन्हें हरा देता था, दक्षिण भारत जिता देता था। आपको याद होगा कि 1970 में जब उत्तर भारत में इंदिरा गांधी का सुपड़ा साफ हो गया था, उसके बावजूद पूरे दक्षिण भारत में कांग्रेस की जीत हुई थी। एक तरह से देश 2 भागों में बट गया था, उत्तर और दक्षिण में बट गया था। ऐसी बात नहीं कि उसको कोई 45 सीटें प्राप्त हुई जैसे कि 2014 में कांग्रेस को हुई थी। इंदिरा गांधी फिर भी बहुत शक्तिशाली थी। तो इंदिरा गांधी जिस तरह की नेता थी और जितना उनका सारे देश में उनका प्रभाव था, नरेंद्र मोदी अभी उस तरह का नेता बनने से बहुत दूर है। हालांकि मैंने ये एक अफवाह कहीं सुनी थी यूट्यूब किसी चैनल पर कि वो शायद वो कांची से चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं कि शायद नहीं, वहां ये से बहुत जीत दिनों से चल रहा है, बहुत दिनों से चल रहा है कि नरेंद्र मोदी को बनारस के साथ साथ में तमिलनाडु से कई चुनाव लड़ाया जाए ताकि ये दिखाया जा सके कि वो दक्षिण भारत के भी नेता हैं। क्योंकि भाजपा की अब समझ में आ रहा है ना कि नरेंद्र मोदी को एक अखिल भारतीय नेता के तौर पर स्थापित करना भी उनके लिए एक मुश्किल काम बन गया है। यानी एक व्यक्ति जो 2 बार से 10 साल चुनाव जीतते हुए हो जाएगा, 10 साल से देश का प्रधानमंत्री है, दक्षिण भारत उसकी आवाज बिल्कुल नहीं सुनता है। तो ये स्थिति भाजपा के लिए काफी शर्मिंदगी वाली स्थिति है और वो इसका कोई तिकड़म, ये भी एक तिकड़म ही है कि नरेंद्र मोदी को कांची चुनाव लड़ा दें। अब इसमें भी बहुत डर है, कांची चुनाव वो जीतेंगे कि हारेंगे, इस पर बहुत भाजपा को बहुत सोचना पड़ेगा।
कोई जरूरी नहीं है कांची से चुनाव आज, उसके लिए कुछ उन्होंने द्रमुक के साथ में और स्थानीय शक्तियों के साथ उनको कोई समझौता निकालना पड़ेगा, तब कहीं आगे वो कांची से चुनाव लड़ पाएंगे। अच्छा, एक ही जो आखिरी सवाल मैं इस संदर्भ में करना चाह रहा हूँ कि जो राज्यपाल का पद है और उसके पहले जो संघवाद में एक प्रमुख बिंदु आता था धारा 356, तो उसमें तो बोमई जजमेंट आया 1994 के बाद उसका दुरुपयोग रुक गया। तो राज्यपाल के पदों का जो एक क्षरण हुआ है और उसका जो दुरुपयोग होता है और वो आमतौर पे केंद्र के एजेंट बन जाते हैं, तो उसको रोकने के लिए क्या कुछ सुझाव आप दे सकते हैं? देखिए, बहुत पहले एक सुझाव आया था जिसके ऊपर काफी चर्चा भी हुई थी कि राज्यपाल का पद ही समाप्त कर दिया जाना चाहिए। हुँ, राज्यपाल के पद की दरअसल कोई आवश्यकता नहीं है। अगर राज्यपाल आज कल्पना कीजिए राज्यपाल नहीं है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? भाई केंद्र का कोई एक प्रतिनिधि वहां पे होना चाहिए, केंद्र का एक प्रतिनिधि होना चाहिए जो कि वहां की सरकार की तरफ ध्यान रखे। अगर कोई बड़ी घटना होती है तो केंद्र हमेशा ही अपना दल और प्रतिनिधि भेजकर वहां पर वो करवा सकता है। और जहां तक शपथ दिलाने का काम है, वो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाने का काम कर सकते हैं। तो राज्यपाल नहीं होता है तो हाई कोर्ट के मुख्य, राज्यपाल को कौन शपथ दिलाता है? राज्यपाल को हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। तो राज्यपाल का पद एक तरह से अनावश्यक पद है, उसकी कोई जरूरत नहीं है राज्यपाल के पद की। वो एक तरह से देखा जाए, जिस तरह से केंद्र में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री है, तो उसी की नकल में वहां पे मुख्यमंत्री और राज्यपाल है। इस तरीके से बनाया गया। अगर वहां राज्यपाल नहीं होगा तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? तो राज्यपाल का पद ही समाप्त, मैं तो मानता हूँ राज्यपाल का पद अगर समाप्त कर दिया जाए तो सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। और ये जो पूरा मसला है, क्या ये विपक्षी दल इसको एक गंभीर मसले के रूप में लेंगे या फिर उनकी धुरी कहीं मुश्किल और ये कहीं है पे कि इन रहेगी? सवालों पर विपक्षी दल भी कोई मजबूत राय नहीं बना पाते हैं। जब विपक्षी दल सत्ता में होते हैं तब फिर वो इन सवालों को नजरअंदाज कर देते हैं, इनके ऊपर सोचते ही नहीं, इन प्रश्नों के ऊपर। तो ये एक बड़ी अजीब सी समस्या है। जैसे कांग्रेस जो है, संघवाद वाले हर सवाल पर एक रणनीतिक चुप्पी लगाए रहती है, कांग्रेस इन पे नहीं बोलती। भले उनकी कभी कभी पौंडीचेरी में कांग्रेस की सरकार थी, तब जो किरण बेदी थी वो वहां की उपराज्यपाल थी, वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री को उसी तरह तंग करती थी जैसे दिल्ली का उपराज्यपाल अरविंद केजरीवाल को तंग करता। तो वो कांग्रेस इस सवाल पर हमेशा चुप रहती है। अब जो अध्यादेश वाला मसला है, आप सोचिए, अध्यादेश जो है, अध्यादेश वाला मसला कोई आम आदमी पार्टी का, राज्य सरकार का निजी मसला नहीं है, वो भी संघवाद का प्रश्न है। भाई एक चुनी हुई सरकार के अधिकारों का सवाल है, उन अधिकारों का सवाल है जिन्हें कभी शीला दीक्षित जो कांग्रेस की मुख्यमंत्री थी, एक जमाने में उन अधिकारों को उपभोग किया करती थी, बाद में धीरे धीरे करके वो अधिकार छीन लिए गए। तो कांग्रेस उसको इस तरीके से पेश कर रही है कि हमारी राज्य की इकाई जब कहेगी तब हम इसके बारे में कुछ करेंगे। हालांकि मुझे पक्का यकीन है कि कांग्रेस मानसून सत्र में जब भाजपा उसको एक कानून में बदलने की कोशिश करेगी तो उस वक्त कांग्रेस उसका राज्यसभा में विरोध करेगी। कांग्रेस अगर ऐसा नहीं करेगी तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेगी। लेकिन फिर भी जो राजनीति चल रही है उससे विपक्ष की एकता की संभावनाएं कमजोर होती हैं। तो आज की बातचीत को तुम यहीं विराम देते हैं। एक जी। महत्वपूर्ण जो बिंदु है इसमें कि शायद राज्यपाल का पद इसलिए भी रखा गया था और ये औपनिवेशिक दौर से चला आ रहा था कि शायद एक जो राज्यपाल होगा वो दूसरे राज्य का होगा और वो किसी और राज्य में जब जाएगा तो सांस्कृतिक दूत भी हो सकता है और केंद्र और राज्य के बीच में एक कड़ी का काम कर सकता है। लेकिन राज्यपालों की भूमिका खास तौर पे जो सत्ताधारी दल से अलग है, यानी वर्तमान में गैर भाजपा दल, वहाँ पर काफ़ी समस्यापूर्ण रही है और मैं इस पर मैं पूर्ण रूप में विचार का टिप्पणी है। ये मान सकता हूं कि राज्यपाल का पद बनाने में और राज्यपाल को रखने में कुछ उसके पीछे नेक इरादे काम कर रहे होंगे, मैं हुँ, इससे इनकार नहीं करता। लेकिन अब हमारे पास पिछले 70 साल का तजुर्बा है। कांग्रेस ने इस पद का दुरुपयोग किया, घोषित रूप से किया, संविधान के नाम पे किया, धारा 356 के नाम पे किया। भारतीय जनता पार्टी बिना धारा 356 का इस्तेमाल किए हुए इस पद का दुरुपयोग कर रही है। जैसा उसमें भाजपा पर आरोप लगाया जाता है कि उसने एक अघोषित इमरजेंसी देश में लगा रखी है, इसी तरीके से वो अघोषित रूप से धारा 356 का इस्तेमाल कर रही है। वो सरकारों को भंग तो नहीं करती, लेकिन सरकारों को चलना मुश्किल कर देती है। और ये राज्यपालों के पद और राजभवनों के जरिए किया जाता है। और जो वहां पे भाजपा के जो प्रवक्ता होते हैं, वो सब राज्यपाल का हर बात में समर्थन करते हुए नजर आते हैं। हुँ, बिल्कुल। तो बंगाल और कई राज्यों में तो बहुत ज़्यादा ये दिखा है। बंगाल है, पंजाब है, तमिलनाडु में हम देख ही रहे हैं, दिल्ली में वैसी परिस्थिति है, पौंडीचेरी में उस तरह की परिस्थिति रहती है, कई जगह मुश्किल है। जी। तो आज की बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं और अगले अंक में मिलेंगे और राष्ट्रीय राजनीति से जुड़े हुए किसी अन्य मुद्दे पर विस्तार से जी। चर्चा करेंगे। अभय सर, आपको धन्यवाद। नमस्कार।